बाबा साहब के इस यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों को जय भीम। हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ से। इसकी व्याख्या देख लें। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और त्रिपिटक का विशेष महत्व है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं, जबकि त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म एवं संघ शामिल हैं। हालांकि त्रिरत्न जैन धर्म से भी संबंधित है, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? उत्तर है धर्मपाल ने। इसकी व्याख्या देखें। पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र और योग्यतम उत्तराधिकारी धर्मपाल ने 770 से 810 के मध्य शासन किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी और परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 3 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? उत्तर है मिहिर भोज की। इसकी व्याख्या देखें। गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। वैष्णव उपासक भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पर आदि वराह की उपाधि का अंकन करवाया था। 4 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसकी व्याख्या देखें। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि के प्रोत्साहन हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका नाम दीवान ए अमीर कोही था। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी करवाया था। मध्यकालीन सुल्तानों में यह सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। 5 नंबर का प्रश्न है, किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? उत्तर है नसरुद्दीन को। इसकी व्याख्या देख लें। प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद ए इलाही के रचनाकार नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था। 6 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया? उत्तर है बाबर ने। इसकी व्याख्या देखें। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। उल्लेखनीय है कि बाबर ने पानीपत विजय की स्मृति में प्रत्येक मूल निवासी को एक एक शाहरुख सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। 7 नंबर का प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? उत्तर है पंजाब में। इसकी व्याख्या देख लें। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरलाल द्वारा 1840 में पंजाब में की गई थी। यह मूलतः धार्मिक आंदोलन था, जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। भगत जवाहरलाल को सियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता था। 8 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर है CR दास। इसकी व्याख्या देखें। देशबंधु के उपनाम से प्रसिद्ध चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 9 नंबर का प्रश्न है,
ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? उत्तर है गांधी जी के आमरण अनशन के संदर्भ में। इसकी व्याख्या देखें। ऑपरेशन रूबिकान शब्द का चुनाव लिनलिथिगो द्वारा पुणे के आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। 10 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? उत्तर है अधिकेंद्र से। व्याख्या देखें। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप की तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है, जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को सर्वप्रथम अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है 9। इसकी व्याख्या देख लें। भारत में कुल तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 13 है, जिसमें 9 राज्य हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? उत्तर है धारवाड़ समूह। व्याख्या देखें। धारवाड़ शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत है। सोना, लोहा, अभ्रक, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज आदि धातुएं धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त की जाती हैं, जबकि कोयले के निक्षेप गोंडवाना समूह की शैलों में पाए जाते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी उपाय कौन सा है? उत्तर है जन्म नियंत्रण। इसकी व्याख्या देखें। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय प्राकृतिक जन्म नियंत्रण है। 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? उत्तर है 60 तथा 500। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की स्तुति की थी के अध्यक्ष थे? उत्तर है मोरारजी देसाई। इसकी व्याख्या देख लें। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 को किया गया। बाद में 1967 में इस आयोग का अध्यक्ष हनुमंतैया को बनाया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही सर्वप्रथम भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? उत्तर है वाराणसी में। इसकी व्याख्या देखें। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में अवस्थित है। इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी, जिसे 22 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 17 नंबर का प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? उत्तर है मथुरा में। इसकी व्याख्या देखें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्था मथुरा में अवस्थित है। 18 नंबर का प्रश्न है,
प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? उत्तर है वाराणसी में। इसकी व्याख्या देखें। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। इनकी मृत्यु 88 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में हुई थी। 19 नंबर का प्रश्न है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उत्तर है सहारनपुर। व्याख्या, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रसिद्ध प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादक का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। 20 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। उत्तर है इलाहाबाद में। व्याख्या देखें। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर देश में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई, जिनके विवरण निम्नलिखित हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में है। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में है। दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर में है। अगला 21 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में कौन अंतिम था? उत्तर है सुभद्र। इसकी व्याख्या देखें। बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति सुभद्र था, जबकि आनंद उनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य था, जिसके अनुरोध पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। 22 नंबर का प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? उत्तर है जहांगीर का। इसकी व्याख्या देखें। हरिशेन रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें जहांगीर का एक लेख, अशोक की रानी करुबाकी का लेख तथा अशोक का निर्देशन भी खुदा हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में स्थापित था, जिसे अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया। 23 नंबर का प्रश्न है, किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? उत्तर है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। व्याख्या देखें। महाभारत का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी और फैज़ी द्वारा किया गया था। अब्दुल फजल ने कालियादमन और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। 24 नंबर का प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1839 में। व्याख्या देखें। द असम कंपनी की द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक एवं चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में की गई थी। इसका मुख्यालय नजीरा असम में है। 25 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? उत्तर है बख्त खान को। इसकी व्याख्या देख लें। 1857 के
क्रांतिकारियों में एक उपेक्षित किंतु महत्वपूर्ण नेता बख्त खान था, जिसने 11 मई 1858 को मुगल सेना नायक के रूप में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। बख्त खान को बहादुर शाह जफर द्वारा साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब प्रदान किया गया था। 26 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। व्याख्या देखें, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल ने 1919 के रॉलेट सत्याग्रह तथा 1920 के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। 27 नंबर का प्रश्न है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जे स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? उत्तर है 11। व्याख्या देखें, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जी स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग। उत्तर है 14 करोड़ हेक्टेयर। व्याख्या देखें, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर है। बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल से तात्पर्य है फसलों और बगीचों के साथ बोए गए कुल क्षेत्रफल से। 29 नंबर का प्रश्न है, नील नदी किस झील से निकलती है? उत्तर है ताना झील से। इसकी व्याख्या देखें, नील नदी अफ्रीका देश इथोपिया में अवस्थित ताना झील से निकलती है। नीली नील नदी इथोपिया की सबसे लंबी नदी है। यह आगे चलकर खार्तूम में सफ़ेद नील से मिलकर नील नदी के रूप में आगे बहती है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। करीबाबाद किस नदी पर निर्मित है? उत्तर है जाम्बेजी नदी पर। व्याख्या है, करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। यहीं पर करीबा झील भी है। 31 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। उत्तर है जननांकीय संक्रमण। व्याख्या देखें, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप एक दीर्घ काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जननांकीय संक्रमण कहा जाता है। इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर के माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। 32 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? उत्तर है कांगो नदी घाटी में। इसकी व्याख्या देखें, पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय भीम।